स्केलमेंट्स की नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है प्रोटोनेफ्रीडिया। तो देखिए यहाँ पे मोस्ट स्केलमेंट्स में प्रोटोनेफ्रीडिया का ओस्मो रेगुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया है मोस्ट। मोस्ट स्केलमेंट्स मीन टू से कि मेजॉरिटी ऑफ द स्केलमेंट्स में प्रोटोनेफ्रीडिया का ओस्मो रेगुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ स्केलमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया का ओस्मो रेगुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। मीन टू से हम यहाँ पे मोस्ट का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम ऑल का वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर हम ऑल का वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन स्केलमेंट्स की तमाम स्पीशीज़ पर अप्लाई होगी। अगर एनिमल्स में सम स्पीशीज़ की एक्सेप्शन हो तो फिर हम मोस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं, यानी सम एक्सेप्शंस भी होती हैं। सम एनिमल्स में वो करेक्टरिस्टिक नहीं पाई जाती जिसकी वजह से हम मोस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हम मोस्ट स्केलमेंट्स की बात कर रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द स्केलमेंट्स में प्रोटोनेफ्रीडिया का ओस्मो रेगुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। यहाँ पे प्रोटोनेफ्रीडिया का जो ओस्मो रेगुलेटरी सिस्टम है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोटोनेफ्रीडिया क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रोटोनेफ्रीडिया क्या है, अ नेटवर्क ऑफ डेड एंड ट्यूब्यूल्स लैकिंग इंटरनल ओपनिंग्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डायग्राम है इससे हम प्रोटोनेफ्रीडिया को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो राउंड फॉर्म में यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए बहुत से स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी एक राउंड फॉर्म है, ये भी राउंड फॉर्म है। इस तरह से ये एक पूरा नेटवर्क है, ठीक है, एक जाल की तरह पूरा एक नेटवर्क फैला हुआ है। तो यहाँ पे ये वाले जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं ये डेड एंड है। डेड एंड का मतलब है, आप देखिए यहाँ पे ये जो राउंड शेप स्ट्रक्चर्स हैं ये बॉडी के अंदर वाली साइड पर प्रेजेंट है। यानी अगर कोई एनिमल है तो उसकी बॉडी के अंदर ये वाले स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। यानी ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बॉडी की इंटरनल साइड पर प्रेजेंट है, यानी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। और यहाँ पे कोई सुराख नहीं है, कोई भी ओपनिंग नहीं है। जैसे एक बैग होता है, बैग एक जिप के थ्रू ओपन होता है, लेकिन नीचे से बैग जो है वो बिल्कुल क्लोज होता है, ठीक है, कोई सुराख नहीं होता। ठीक है, कि अगर हम उसमें बैग में पैसे डालते हैं तो पैसे हमारे सुराख में से गिर जाएं। क्यों नहीं गिरते? क्योंकि उसके अंदर कोई ओपनिंग नहीं होती, वो बैग भी डेड एंड होता है। इसी तरह ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं ये डेड एंड होते हैं। ये देखिए, ये राउंड शेप है, उसके बाद यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये ट्यूब की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसे हम ट्यूब्यूल बोलते हैं। क्या है प्रोटोनेफ्रीडिया? प्रोटोनेफ्रीडिया ब्लाइंड एंड ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क है और इसकी इंटरनल ओपनिंग जो है नहीं होती, और यहाँ पे इसकी कोई भी ओपनिंग नहीं है, यानी ये बॉडी के इंटरनल साइड पर प्रेजेंट है और यहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं है। ये सारे जो हैं ये प्रोटोनेफ्रीडिया हैं, यानी पूरा नेटवर्क है प्रोटोनेफ्रीडिया का। अब हम डेड एंड की बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये जो राउंड शेप स्ट्रक्चर है, अगर हम जस्ट एक इस सिंगल स्ट्रक्चर को कंसिडर करते हैं तो इसे हम फ्लेम सेल बोलेंगे फिर। यानी ये भी फ्लेम सेल है, ये भी फ्लेम सेल है, इसी तरह ये भी फ्लेम सेल है, ये भी फ्लेम सेल है, इसी तरह ये भी, तीनों फ्लेम सेल्स हैं। यानी ये सारे सिंगल सिंगल फ्लेम सेल फ्लेम सेल फ्लेम सेल्स, ठीक है। इसी तरह फ्लेम सेल्स फ्लेम सेल्स एंड फ्लेम सेल्स एंड फ्लेम सेल्स, ये सारे क्या हैं? फ्लेम सेल्स हैं। अगर कलेक्टिवली बोलेंगे तो प्रोटोनेफ्रीडिया बोलेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोटोनेफ्रीडिया क्या है? बंडल ऑफ फ्लेम सेल्स। प्रोटोनेफ्रीडिया को हम बोल सकते हैं कि प्रोटोनेफ्रीडिया क्या है? बंडल्स ऑफ फ्लेम सेल। तो यहाँ पे हम प्रोटोनेफ्रीडिया को बोलेंगे बंडल्स ऑफ फ्लेम सेल्स को हम प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो फ्लेम सेल्स हैं ये कप की तरह का स्ट्रक्चर है। जैसे कप नहीं होता, कप भी गोल शेप में ही होता है इस तरह से, ठीक है। तो ये कप शेप स्ट्रक्चर है जिसकी प्रोजेक्शन, यानी यहाँ पे ये प्रोजेक्ट हो रहा है, यहाँ ये इसकी प्रोजेक्शन है। इस प्रोजेक्शन पर यहाँ पे सिलिया होते हैं, ठीक है, यानी कि सिलिया जो होते हैं, इसी तरह ये सारे यहाँ पे सिलिया प्रेजेंट होंगे। इसी तरह ये फ्लेम सेल है, यहाँ पे इसकी प्रोजेक्शन पर भी सिलिया प्रेजेंट होंगे। इसी तरह ये फ्लेम सेल है, यहाँ पर इसकी जो प्रोजेक्शन है यहाँ पर भी सिलिया प्रेजेंट होंगे। इसी तरह हर फ्लेम सेल की प्रोजेक्शन पर सिलिया प्रेजेंट होंगे। यानी इस कप शेप जो फ्लेम सेल है इसकी प्रोजेक्शन पर सिलिया की कवरिंग होगी। अब देखिए, अब हमें ये पता चल गया है कि जो फ्लेम सेल है ये कप शेप स्ट्रक्चर है जिसकी प्रोजेक्शन पर सिलिया प्रेजेंट होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम इन सेल्स को फ्लेम सेल्स क्यों बोलते हैं। तो फ्लेम सेल्स हम इसलिए नहीं बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसकी प्रोजेक्शन पर सिलिया प्रेजेंट है। अब होता ये है कि ये सिलिया जो हैं ये कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं और ये सिलिया कॉन्स्टेंटली बीट कर रहे होते हैं। जब ये सिलिया कॉन्स्टेंटली बीट कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आग का शोला जो है वो मूव कर रहा है। इस तरह इनकी जो रिजेम्बलेंस है वो फ्लेम से मिलती है, तो ये फ्लेम से रिजेंबल करते हैं, तो इस वजह से इन सेल्स का नाम फ्लेम सेल्स है। तो आप इस बात पर गौर कीजिएगा, जब आप कैंडल को जलाते हैं तो उस कैंडल का जो फ्लेम होता है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा होता है,
तो इसी तरह ये सिलिया भी कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। तो ऐसे लगता है जैसे फ्लेम जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। तो इनकी रिजेम्बलेंस जो है वो फ्लेम से मिलती है, इस वजह से हम इन्हें फ्लेम सेल्स कहते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रोटोनेफ्रीडिया का फंक्शन क्या होता है। तो देखिए, प्रोटोनेफ्रीडिया का फंक्शन वही होता है जो किडनी का फंक्शन होता है। किडनी का फंक्शन क्या होता है कि किडनी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं। जो फ्लेम सेल्स होते हैं या जो प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं वो किडनी का फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं, यानी वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। यानी प्रोटोनेफ्रीडिया एक ऑर्गन है और प्रोटोनेफ्रीडिया जिन सेल से मिलकर बना है उन्हें हम फ्लेम सेल्स बोलते हैं। यानी जिन सेल से मिलकर प्रोटोनेफ्रीडिया बनता है उन सेल्स का नाम फ्लेम सेल्स है। तो इस तरह प्रोटोनेफ्रीडिया का फंक्शन वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करना है। अब हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया की। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक एनिमल ड्रॉ किया है। ये एनिमल जो है ये पानी है, ठीक है, ये पानी के अंदर है। और ये कौन सा पानी है? ये फ्रेश वाटर है। ये एनिमल जो है ये फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट है। अब देखिए, फ्रेश वाटर में क्या होता है कि फ्रेश वाटर के अंदर साल्ट की जो कंसनट्रेशन होती है वो बहुत कम होती है, जबकि एनिमल की बॉडी के अंदर साल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा है। क्योंकि फ्रेश वाटर में साल्ट की कंसनट्रेशन कम होती है, यानी एनिमल जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उस इन्वायरमेंट में साल्ट की कंसनट्रेशन एनिमल की बॉडी के मुकाबले में बहुत कम होती है। जब साल्ट की कंसनट्रेशन इन्वायरमेंट में कम है और एनिमल की बॉडी में ज़्यादा है तो क्या होता है कि जो वाटर है वो ओस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू एनिमल की बॉडी के अंदर एंटर होना शुरू हो जाता है। ओस्मोसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि लो सोल्यूट कंसनट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसनट्रेशन की तरफ पानी मूव होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह इन एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी पानी कॉन्स्टेंटली मूव होता रहता है, कॉन्स्टेंटली इनकी बॉडी के अंदर एंटर होता रहता है। अब होगा क्या कि अगर पानी कॉन्स्टेंटली इनकी बॉडी के अंदर एंटर होता रहेगा तो इन एनिमल्स का साइज़ जो है वो बड़े से बड़ा होता जाएगा, यानी एनिमल फूलते जाएंगे। जैसे एक बैलून के अंदर हम हवा भरते हैं तो वो बैलून जो है वो फूलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक लिमिट ऐसी आती है जब उस बैलून के अंदर हम एक लिमिट से ज़्यादा एयर भर देते हैं तो वो बैलून फट जाता है। इसी तरह ये प्रॉब्लम इन एनिमल्स के अंदर भी आ सकती है कि जब एक लिमिट से ज़्यादा इनकी बॉडी के अंदर पानी एंटर हो जाएगा तो ये एनिमल्स भी साइज़ में बड़े होते जाएंगे और बिलाखिर जो है ये फट सकते हैं, एनिमल डैमेज हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए इन एनिमल्स के अंदर ओस्मो रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। अब ये एक फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, अब देखें। अब हम इसके फंक्शन को समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि ओस्मो का मतलब क्या होता है। पहले हम इसके फंक्शन को समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्रोटोनेफ्रीडिया है। अब जब पानी इनकी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है तो पानी जो है यहाँ पे ये किडनी का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी पानी यहाँ पे आता है। अब क्या होगा, पानी इस फ्लेम सेल के अंदर एंटर होगा। अब ये फ्लेम सेल के अंदर जो सिलिया हैं ये मूव करेंगे और जो एक्सेस वाटर होगा ना उसे बाहर पुश कर देंगे। अब यहाँ पे एक्सेस वाटर यहाँ से बाहर पुश हो गया, इस फ्लेम सेल का पानी यहाँ से पुश हो गया। इसी तरह इन सारे सेल्स का पानी जो है वो कलेक्ट होकर यहाँ से, इन सब का कलेक्ट होकर यहाँ से ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में यहाँ से एक्सक्रीटरी ब्लैडर में आ जाएगा। यहाँ पे एक्सक्रीटरी ब्लैडर है। अब देखिए यहाँ पे इन सारे फ्लेम सेल्स का जो एक्सेस वाटर होगा सिलिया की मदद से वो पुश होकर यहाँ से बाहर एक्सक्रीटरी ब्लैडर में आएगा और यहाँ से एक्सक्रीटरी पोर से बाहर रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सेस वाटर को बाहर रिमूव कर देंगे। अब एक और बात को आपने समझना है कि जब पानी है, पानी के अंदर साल्ट भी होगा। अब एक्सेस वाटर को तो हम रिमूव कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि उस पानी के अंदर जो साल्ट डिज़ोल्व है वो भी उस एक्सेस वाटर के थ्रू एनिमल की बॉडी से रिमूव ना हो जाए, क्योंकि साल्ट को तो हमने रिमूव नहीं करना। साल्ट की एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन एनिमल की बॉडी के अंदर रहनी चाहिए। अब इस नुकसान से बचने के लिए कि कहीं पानी के साथ साल्ट भी रिमूव ना हो जाए, इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे जो सिलिया हैं इन सिलिया के अंदर आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो पानी को तो बाहर पुश करते हैं, लेकिन जो साल्ट है उन साल्ट को जो आयन चैनल्स हैं वो पिक कर लेते हैं। अब देखें ये सिलिया जो है ये पानी को तो बाहर पुश करते हैं, एक्सेस वाटर को पुश करते हैं, लेकिन जो साल्ट है यहाँ पे इन सिलिया के अंदर आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो साल्ट के आयंस को पिक कर लेते हैं और जस्ट वाटर ही इनकी बॉडी से रिमूव होता है और नमकियात जो हैं, जो सॉल्ट्स हैं, इनकी बॉडी में महफूज रहते हैं। अब यहाँ पे अब हम देखेंगे अब ओस्मो का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं बनाती हूँ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है और यहाँ पे सोल्यूट है। अब देखिए सोल्यूट क्या है, सोल्यूट साल्ट होता है और सॉल्वेंट क्या है, वाटर। जब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो जो चीज़ बनेगी वो बनेगा सोल्यूशन, यानी सॉल्यूशन बनेगा। जब हम वाटर के अंदर नमक को हल कर देंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा। ओस्मो का यही मतलब होता है। ओस्मो का मतलब होता है कि हम जो सॉल्वेंट होता है और जो सोल्यूट होता है सबसे पहले तो इनको सेपरेट करना, इनको एक दूसरे से अलहदा करना। किसके ज़रिए अलहदा करना,
मेम्ब्रेन के जरिए अलग करना। ठीक है, वही फंक्शन यहाँ पे फ्लैजेला की जो मेम्ब्रेन है वो फंक्शन परफॉर्म करती हैं कि मेम्ब्रेन के अंदर जो आयन चैनल्स हैं वो साल्ट आयंस को अपने अंदर प्रिजर्व कर लेते हैं और जो एक्सेस वाटर है उसको बाहर भेज देते हैं। तो ओस्मो का यही मतलब है। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि सॉल्वेंट और सोल्यूट को सेपरेट करके किसके थ्रू सेपरेट करना है, मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट करना है, और जो एक्सेस वाटर है उसको यहाँ पे सिलिया पुश कर देते हैं बाहर और नमकियात को अपने अंदर प्रिजर्व कर लेते हैं। अब देखें, आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि जो एनिमल्स फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं उनके अंदर वाटर की जो कंसनट्रेशन है उनको मेंटेन रखना पड़ता है। तो वाटर की कंसनट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए उन एनिमल्स में प्रोटोनेफ्रीडिया का ओस्मो रेगुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो वाटर की कंसनट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए उन एनिमल्स में प्रोटोनेफ्रीडिया का ओस्मो रेगुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या स्कैल्मिन्स में ब्लड और गैस एक्सचेंज सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे स्कैल्मिन्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा सिंपल एनिमल्स होते हैं, क्योंकि ये एनिमल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तो प्रेजेंट नहीं है, और गैस एक्सचेंज सिस्टम यानी इनके अंदर लंग्स प्रेजेंट हो, इनके अंदर ब्लड और गैस एक्सचेंज सिस्टम प्रेजेंट नहीं होते। तो इनके अंदर जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड भी प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपने इस बात को याद रखना है कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल एनिमल्स हैं, तो इनके अंदर ब्लड और गैस एक्सचेंज सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। अब हम देखेंगे कि इनमें फिर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, कि इनको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होगी और इनकी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती होगी वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे उसको रिमूव करना भी ज़रूरी है। तो वो फिर कैसे रिमूव होती है। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने एक एनिमल ड्रॉ किया है। इस एनिमल के जो इंटरनल ऑर्गन्स की जो सेल्स हैं वो आउटर मेम्ब्रेन सरफेस के बहुत करीब होते हैं, यानी बहुत यहाँ पे जो ऑर्गन्स होंगे इसकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होंगे उन ऑर्गन्स के जो सेल्स हैं वो आउटर मेम्ब्रेन सरफेस के बहुत करीब होते हैं, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन के साथ ईजिली कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन इनकी बॉडी में एंटर हो जाती है डिफ्यूजन के थ्रू। इसी तरह इनकी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिमूव होगी, अब कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐसे ही रिमूव होगी, क्योंकि इस एनिमल की बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स के जो सेल्स हैं वो आउटर सरफेस मेम्ब्रेन के बहुत करीब हैं, जिसकी वजह से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन इनकी बॉडी में एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड इनकी बॉडी से डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो इनमें ये सिंपल सा प्रोसेस होता है गैस एक्सचेंज का। अब हम देखेंगे कि क्या स्कैल्मिन्स में सेफलाइजेशन प्रेजेंट होती है। तो देखिए सेफलाइजेशन क्या होती है। सेफलाइजेशन का मतलब है कि इन एनिमल का जो हेड है उसके अंदर ब्रेन वगैरह प्रेजेंट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सम सेफलाइजेशन इनमें प्रेजेंट होती है, यानी इनका जो इंटीरियर एंड होता है जहाँ पे हेड होता है, क्योंकि जो इंटीरियर एंड है वहाँ पे हेड होता है, तो इनका जो इंटीरियर एंड है यानी इनका जो हेड है इनके हेड में प्रिमिटिव ब्रेन प्रेजेंट होता है। प्रिमिटिव का मतलब है यानी इनके अंदर जो ब्रेन है वो काफ़ी सिंपल किस्म का ब्रेन है, हायर एनिमल्स का जैसे वेल डेवलप ब्रेन होता है। तो यहाँ पे हम प्रिमिटिव ब्रेन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर हम हायर एनिमल्स की बात करें तो हायर एनिमल्स का ब्रेन जो है वो वेल डेवलप होता है, तो उसके मुकाबले में इनका ब्रेन जो है वो प्रिमिटिव ब्रेन होता है। और इनके हेड रीजन में सम सेंसरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं और इनके एंटीरियर एंड पर यानी इनके हेड पर माउथ भी प्रेजेंट होता है। तो ये तो हमने इनकी सेफलाइजेशन को डिस्कस किया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम स्कैल्मिन्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि वास्ट मेजोरिटी ऑफ स्कैल्मिन्स जो है वो डायोशियस हैं। वास्ट मेजोरिटी का हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है मीन टू से ज़्यादातर स्कैल्मिन्स ऐसे हैं जो कि डायोशियस होते हैं। अब डायोशियस क्या होता है। डायोशियस का मतलब है यानी एक एनिमल जिसके मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं, यानी मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो मेल के अंदर प्रेजेंट होंगे और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल में प्रेजेंट होते हैं, यानी ये मोनोइशियस नहीं है। मोनोइशियस में क्या होता है कि एक ही इंडिविजुअल होता है और उसके अंदर दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, यानी उस एक ही एनिमल के अंदर मेल वाले रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट होते हैं और फीमेल वाले रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन स्कैल्मिन्स की वास्ट मेजोरिटी ऐसी होती है जो डायोशियस है, यानी इनके अंदर मेल और फीमेल जो है वो सेपरेट होते हैं। तो जब मेल और फीमेल सेपरेट होंगे तो उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी सेपरेट ही होंगे। अगर हम इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अनकॉम्प्लिकेटेड है, यानी ज़्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ठीक है, और अगर हम इनके लाइफ साइकिल को देखें तो इनका लाइफ साइकिल भी सिंपल है। सबसे पहले देखें एग होता है, अब वो एग डिफरेंट स्टेजेस में से गुजरता है तो एक फुल इंडिविजुअल डेवलप होता है। तो एग से फुल इंडिविजुअल डेवलप होने का जो एक पूरा प्रोसेस होता है वो प्रोसेस भी सिंपल होता है इनमें, यानी इनका लाइफ साइकिल सिंपल है। लेकिन यहाँ पे पैरासाइट्स की एक्सेप्शन है, क्योंकि पैरासाइट्स के जो लाइफ साइकिल है वो सिंपल नहीं होते, इसलिए यहाँ पे हमने एक्सेप्शन लिख दिया है कि एक्सेप्शन पैरासाइट्स।
अब हम स्कैल्मेंट्स की जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है क्यूटिकल, उसको हम डिस्कस करेंगे। स्कैल्मेंट्स की जो बॉडी है उसके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। अब इनकी क्यूटिकल पर सिलिया जो है वो एब्सेंट होते हैं। उस स्मूथ सरफेस के ऊपर सिलिया या कि इस तरह का कोई और स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, यानी इनकी जो बॉडी सरफेस के ऊपर क्यूटिकल है बिल्कुल स्मूथ प्लेस है। अगर हम इनके एक्सटर्नल सरफेस की बात करें तो इनकी एक्सटर्नल सरफेस बहुत ज़्यादा थिन होती है, लेकिन थिन के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा टफ भी होती है। टफ मतलब स्ट्रॉन्ग होती है काफ़ी। इनकी जो एक्सटर्नल सरफेस है बहुत ज़्यादा पतली होती है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा होती है, और एक्सटर्नल सरफेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से एनिमल की प्रोटेक्शन भी करती है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम क्यूटिकल की बात करें तो क्यूटिकल वर्ड जो है ये लतीनी वर्ड से डिराइव हुआ है। लतीनी वर्ड है क्यूटिस, जिसका मतलब है स्किन। तो यहाँ पे लतीनी वर्ड क्यूटिस से क्यूटिकल वर्ड डिराइव हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्कैल्मेंट्स में, तो स्कैल्मेंट्स की जो स्किन है उसके ऊपर स्पाइंस भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या स्केल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, या स्कैल्मेंट्स की स्किन पर स्केल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, या अदर फॉर्म ऑफ ऑर्नामेंटेशन हो सकती है। क्योंकि एनिमल्स जिनके ऊपर प्रोटेक्टिव शेल्स होते हैं वो उस एनिमल की ब्यूटी को भी इन्हांस करते हैं। तो यहाँ पे अदर फॉर्म ऑफ ऑर्नामेंटेशन भी हो सकती है। अब ये स्ट्रक्चर्स जो एनिमल की स्किन पर प्रेजेंट होते हैं ये टेक्सोनोमिस्ट के लिए भी यूज़फुल होते हैं। अब देखिए, अब मेरी बात को आपने समझना है कि जो यहाँ पे हम जिन स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं ये काफ़ी हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर हमने इन एनिमल्स की एवोल्यूशन को देखना हो तो हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? क्योंकि हार्ड स्ट्रक्चर इन एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर वो एनिमल एवोल्यूशन अगर हम उनकी स्टडी करें तो पास्ट में अगर वो एनिमल प्रेजेंट था, यानी कोई एनिमल अगर पास्ट में प्रेजेंट था और उस एनिमल के ऊपर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे, तो वो एनिमल जब मर जाएगा तो उसके ये वाले स्ट्रक्चर जो हैं ये जल्दी ख़त्म नहीं होते। ये जिस जगह पे भी पड़े होंगे, फॉर एग्जांपल अगर सॉइल है तो सॉइल के ऊपर ये हार्ड स्ट्रक्चर जब पड़े रहेंगे तो इनके जो साइंस हैं, इनके जो निशानात हैं वो उस सॉइल के ऊपर स्टैम्प हो जाते हैं। इवन कि अगर ये स्ट्रक्चर्स किसी पत्थर पर या पहाड़ों पर भी आ जाते हैं तो क्या होता है कि वक्त के साथ साथ, अगर पास्ट की अगर हम बात करें तो वक्त के साथ साथ उन स्ट्रक्चर्स के ऊपर कवरिंग आ जाती है, ठीक है, धूल मिट्टी कोई सॉइल वगैरह की कवरिंग आ जाती है। तो इस तरह से उनके ये वाले स्ट्रक्चर जो है वो प्रिजर्व हो जाते हैं और उनके निशानात वहाँ रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम एवोल्यूशन उनकी देख सकते हैं कि ये एनिमल्स पास्ट में भी प्रेजेंट थे, और इस लिहाज से उनकी करेक्टरिस्टिक्स का भी पता चल जाता है और टेक्सोनमिस्ट के लिए यूज़फुल है। और टेक्सोनमिस्ट उनकी करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उन्हें डिफरेंट टेक्सोन ग्रुप्स में अरेंज कर सकते हैं। इस तरह से ये टेक्सोनमिस्ट के लिए भी यूज़फुल है। क्योंकि अगर हम सॉफ्ट एनिमल की बात करें तो जो सॉफ्ट एनिमल है उसके अंदर जस्ट मसल्स प्रेजेंट होंगे। तो जब मसल्स प्रेजेंट होंगे तो मसल्स तो डिके हो जाते हैं, यानी एनिमल जब डेड हो जाएगा तो उन मसल्स का डिके हो जाएगा। तो इस तरह से उस एनिमल का कोई भी निशान जो है वो बाकी नहीं रहेगा। तो इस तरह हम उनके पास्ट को, उनकी हिस्ट्री को हम स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता। वो सॉफ्ट बॉडी होते हैं, उनके अंदर जस्ट मसल्स प्रेजेंट होते हैं और मसल्स तो डिके हो जाते हैं, और इस तरह वो एनिमल्स कम्प्लीटली डिके होकर ख़त्म हो जाता है। अब हम देखेंगे स्कैल्मेंट्स के अंदर एक कंडीशन प्रेजेंट होती है जिसे मोल्टिंग या एक्डाइसिस बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि मोल्टिंग या एक्डाइसिस क्या होती है। तो देखें, सम एनिमल्स ऐसे होते हैं जब वो ग्रो करते हैं तो उनकी बॉडी के ऊपर जो क्यूटिकल प्रेजेंट होती है वो उसको एक प्रोसेस में शेड ऑफ कर देते हैं, यानी अपनी क्यूटिकल को ग्रो करने के प्रोसेस में उतार देते हैं। तो उस प्रोसेस को हम मोल्टिंग या एक्डाइसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वर्ड एक्टाइसिस एक फ्रांसीसी वर्ड एक्टाइसिस से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है टू स्ट्रिप ऑफ। टू स्ट्रिप ऑफ का मतलब है उतार देना। तो उस कंडीशन को हम मोल्टिंग या एक्डाइसिस बोलते हैं। अब देखें, स्कैल्मेंट्स की नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है सिंसिशियल एपिडर्मिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंसिशियल क्या होता है। तो देखें यहाँ पे मैं सेल्स ड्रॉ करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे ये एक सेल है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है। इसी तरह ये एक दूसरा सेल है, इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस है। इसी तरह मैं थर्ड सेल बनाती हूँ और उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, और ये फोर्थ सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। अब देखिए, अगर इन चारों सेल्स का फ्यूजन हो जाता है, यानी ये चारों सेल्स जो हैं ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, यानी इन चारों सेल्स का अगर फ्यूजन हो जाता है तो इस तरह से ये एक सेल बन जाएगा और इसके अंदर ये चार न्यूक्लियस आ जाएंगे। अब देखें, यहाँ पे सेल्स जो थे ये सेपरेट सेपरेट थे, यानी ये यूनिन्यूक्लिएटेड सेल थे, और यूनिन्यूक्लिएटेड सेल के फ्यूजन से ये एक सेल बना है जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यानी इसके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स हैं। अगर एक सेल हो तो यूनिन्यूक्लिएटेड कहते हैं, और अगर दो सेल्स हो तो डाई न्यूक्लिएटेड कहते हैं। तो यहाँ पे दो से भी ज़्यादा है तो यहाँ पे फिर हम मल्टी का वर्ड यूज़ करेंगे, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है। इस बात पे भी आपने गौर करना है। अब यहाँ पे देखें, इन चार सेल्स का जब फ्यूजन हुआ है तो यहाँ पे जो एक सेल बना है इसके अंदर चार न्यूक्लियस ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह जब एक से ज़्यादा सेल्स का फ्यूजन होता है
तो फ्यूजन होकर जो सेल बनता है वो इस तरह का सेल बनेगा। ये जो न्यू सेल बनेगा उस सेल में हमें किसी किस्म की बाउंड्री नज़र नहीं आएगी। जैसे ये सेल्स है ना, ये सेल्स, ये पता चल रहा है कि ये सेल आपस में यूनाइट की गई, ये 4 अलग-अलग सेल्स हैं। यानी ये यहाँ पे देखें, अगर इस तरह से सेल ज्वाइन होते हैं तो ये पता चल रहा है कि ये सेल्स जो हैं ये 4 सेल्स हैं और ये इनका फ्यूजन हुआ है। और ये इनके दरमियान जो बाउंड्री है ये शो कर रही है कि ये 4 सेल्स जो हैं वो सेपरेट थे, लेकिन इन सेल्स का फ्यूजन इस तरह से होता है। तो सिंसिशियल एपिडर्मिस में ऐसे ही सेल होते हैं। यानी अगर हम उस सेल को देखें तो हमें ऐसे ही लगेगा जैसे एक सेल है और उसके अंदर मल्टी न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है, यानी वो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है। तो सिंसिशियल एपिडर्मिस में इस तरह के सेल्स होते हैं। अब देखें, अब जो क्यूटिकल हमने पढ़ा था कि एनिमल की जो बॉडी है उसके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है और उस क्यूटिकल के नीचे सिंसिशियल एपिडर्मिस होती है, जो कि देखने में हमें ऐसी नज़र आती है। यानी उसकी जो एपिडर्मिस है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हमें नज़र आएंगे, लेकिन सेल हमें ऐसे लगेगा जैसे एक ही सेल है और उसके अंदर ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। लेकिन जो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है वो यूनी न्यूक्लिएटेड सेल के फ्यूजन से बना है। तो देखें यहाँ पे क्यूटिकल के नीचे सिंसिशियल एपिडर्मिस होती है और सिंसिशियल एपिडर्मिस क्या करती है कि क्यूटिकल को एक्टिवली सिक्रीट करती है। और जो सिंसिशियल एपिडर्मिस है उस सिंसिशियल एपिडर्मिस के नीचे लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर्स होती हैं। अब हम देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स क्या होते हैं। यहाँ पे ये एक एनिमल है जो कि स्कैल्मिंथ है और ये एक इलोंगेटेड एनिमल है, और इस एनिमल के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होंगे वो भी इलोंगेटेड ही होंगे, इस तरह से इलोंगेटेड मसल्स होंगे। यानी वो मसल्स इलोंगेटेड एनिमल की बॉडी के साथ ही रन करेंगे। यानी इलोंगेटेड एनिमल्स के अंदर जो मसल्स लेयर्स प्रेजेंट होंगी वो भी इलोंगेटेड ही होंगी। तो इस तरह से सिंसिशियल एपिडर्मिस के नीचे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कवर हो गया है। हमने स्कैल्मिन्थ्स की ऑल जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।